मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग फार्मेसी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे देश में क्या है कि फार्मेसी को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे एक्ट आए। इससे पहले हमने रिकमेंडेशंस पढ़ा हुआ था। तो चोपड़ा कमेटी का एक रिकमेंडेशन था कि फार्मेसी को रेगुलेट करने के लिए कोई एक लॉ बननी चाहिए। तो उसी के रिकमेंडेशंस को मानते हुए फार्मेसी एक्ट बना 1948 में। इस एक्ट का सिर्फ एक उद्देश्य था, मेनली जो मेन मोटो था वो क्या था कि फार्मेसी के प्रोफेशंस को रेगुलेट करना, या जो प्रैक्टिस हो रही है फार्मेसी को उसको रेगुलेट करना। और इसी फार्मेसी के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का भी निर्माण किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो फार्मेसी एक्ट 1948 में आया और पीसीआई जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो 9 अगस्त 1949 को आया। तो अब ये जो फार्मेसी एक्ट आया हमारे देश में, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ आया। तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका मेन मुद्दा क्या था, मेन मोटो क्या था कि किसी तरह जो हमारा फार्मेसी प्रोफेशंस है उसको रेगुलेट करना, उस पर कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना। जो भी लोग फार्मेसी प्रोफेशंस में आ रहे हैं उसको अपने कंट्रोल में लेना, कंट्रोल में लेना इन सेंस कि कोई भी गड़बड़ी ना कर सके, इसलिए बहुत सारे नियम बनाए गए, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। उसके अलावा सारे फार्मासिस्ट के लिए एक यूनिफॉर्म सिलेबस बनाना। अब जो बी फार्म पढ़ रहे हो या फिर डिप्लोमा पढ़ रहे हो, तो अभी अभी जैसे एजुकेशन रेगुलेशन 20 आया है 2020। तो नया एजुकेशन रेगुलेशंस में क्या है कि पुराने बहुत सारे सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। पहले एचईसी पे पढ़ते थे, अभी आप सोशल फार्मेसी पढ़ रहे हैं। तो इसी टाइप्स के बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। तो अब ये जो यूनिफॉर्मली हुआ है ये पूरे देश में हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्टेट का बदला है, बाकी सभी स्टेट में एज प्रीवियस एजुकेशन रेगुलेशन जो पुराना है वही पढ़ रहे, नहीं, सभी के लिए एक समान हुआ है। तो यूनिफॉर्म एजुकेशन देना भी इस प्रोफेशन के अंदर जो भी लोग आ रहे हैं उसको यूनिफॉर्म एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना भी एक उद्देश्य है। उसके बाद क्या है कि जो भी प्रोफेशन आ रहे हैं उनको कंट्रोल करना। अब इन सभी के लिए कोई एक कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। तो एक सेंट्रल में पीसीआई बनाया गया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि हमेशा नया स्टैंडर्ड्स रखता है फार्मेसी एजुकेशन के लिए प्लस अलग फार्मासिस्ट के लिए। उसके अलावा अब एक केंद्र में है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो वो सारे फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, पूरे देश से उठ के दिल्ली नहीं जाएगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो उसको सुविधाएं देने के लिए क्या हुआ कि हर एक स्टेट में स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाया गया, ताकि जो फार्मासिस्ट है उनका रजिस्ट्रेशन हो सके, उनका रेन्युअल सही से हो सके। तो एक केंद्र में बनाया गया पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और हर एक स्टेट में स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाया गया, जिससे कि जितने भी फार्मासिस्ट है उनका रेनुअल, उनका रजिस्ट्रेशन सही से हो पड़े। उसके बाद लास्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि आपके कॉलेजेस में भी बीच बीच में अभी कुछ दिन पहले फार्माको विजिलेंस वीक मनाया गया होगा। तो ये सब कितना है, ये सारा अथॉरिटी डायरेक्टेड होता है पीसीआई के द्वारा। तो जितने भी फार्मासिस्ट के एक्टिविटीज हो रहे हैं, चाहे आप फार्माको विजिलेंस वीक मना रहे हो या फिर फार्मेसी वीक में कोई एक खास मुद्दे पे चर्चाएं हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, तो ये टोटल रेगुलेट पीसीआई करती है। तो ये फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत ही आता है। अब ये जो पीसीआई है, पीसीआई पीसीआई आपने बहुत बार सुन लिया। तो अब इसको कोई ना कोई बनाया होगा, इसके कुछ मेंबर्स होंगे। तो ये जो काउंसिल है इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, सिर्फ एक मेंबर्स नहीं है। पीसीआई के अलग मेंबर्स होते हैं और स्टेट ऑफ फार्मेसी काउंसिल के एक अलग मेंबर्स होते हैं, दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है। स्टेट एक खास स्टेट में होता है और पीसीआई जो सारे स्टेट्स के लिए है, एक दिल्ली में। जब हम इसके कंपोजिशंस की बात करें तो इसके जो मेंबर्स हैं तीन तरह के होते हैं मेनली। पहला है इलेक्टेड मेंबर्स, दूसरा मेंबर्स है नॉमिनेटेड मेंबर्स, और थर्ड है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स जो इलेक्शंस के द्वारा चयनित होते हैं, ये भी तीन तरह के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं, तो पीसीआई के मेंबर्स है तो ऑब्वियस है कि फार्मासिस्ट रिलेटेड होना चाहिए, बट कुछ एक अलग भी होते हैं, मेनली फार्मेसी रिलेटेड रहते हैं। तो इन जो इलेक्टेड मेंबर्स है, जो चयनित होके होते हैं, जो इलेक्टेड होके आते हैं, तो उसमें 6 मेंबर्स, पहला 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि एटलीस्ट 4 जो है, एक कोई कोई टीचर होना चाहिए कोई सब्जेक्ट का, जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का होना चाहिए, फार्मेसी का होना चाहिए, कोलॉजी और कॉग्नोसी का होना चाहिए। ये जो टीचिंग स्टाफ है एम कोई सी कॉलेज का नहीं होना चाहिए, ये कोई एक एफिलिएटेड कॉलेज का होना चाहिए। और इसका इलेक्शंस भी यूजीसी कराती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कराती है।
उसके बाद एक मेंबर एमसीआई का रजिस्टर्ड मेंबर होना चाहिए, यानी कि इंसॉट नट अस्थिल डॉक्टर होना चाहिए। और जितने भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है सभी का एक एक इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पे होना चाहिए, ताकि वो जो हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, वो यहाँ बता सके। तो इलेक्टेड मेंबर्स आप समझ के क्या होना चाहिए, 6 मेंबर्स होना चाहिए, जिसमें कि 4 एटलीस्ट टीचर होना चाहिए, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी का और एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, इधर इन डिप्लोमा कॉलेज और इन डिग्री कॉलेज। और ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, 6 इलेक्टेड मेंबर, ये यूजीसी के द्वारा इलेक्टेड होके आते हैं। उसके बाद इसी इलेक्टेड मेंबर्स में एक इलेक्टेड मेंबर एमसीआई का होता है, और एक एक इलेक्टेड मेंबर्स हमारे जितने भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है स्टेट की तरफ से इलेक्टेड होके आता है। ये तो हमारा इलेक्टेड मेंबर है। उसके बाद है नामित मेंबर्स, जिसको नॉमिनेटेड मेंबर्स बोलते हैं, जो इलेक्टेड नहीं होते, वो नामित किए जाते हैं, किसी के द्वारा नाम दिए जाते हैं। तो इसमें भी 6 मेंबर्स होते हैं। पहला, जिसमें कि एटलीस्ट 4 पर्सन डिग्री या डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं और फार्मेसी में या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कोई ना कुछ काम कर रहे होते हैं, और ये नॉमिनेटेड है, अब इलेक्टेड तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं नॉमिनेट होके आएंगे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड है, चूंकि ये हमारा सेंट्रल का है, सेंट्रल काउंसिल के मेंबर है, तो इसीलिए ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होके आते हैं। दूसरा नॉमिनेटेड मेंबर्स जो रहता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव यूजीसी का होता है, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव एआईसीटीई का होता है। उसके बाद थर्ड रजिस्टर्ड जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, थर्ड टाइप के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वो हर एक स्टेट का एक एक नॉमिनेटेड मेंबर है, हर एक यूनियन टेरिटोरी का या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वहां का एक एक नॉमिनेटेड मेंबर्स है। तो ये 2 तरह के खास मेंबर्स हैं। एक और मेंबर्स होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो ये कोई पर्टिकुलर मेंबर्स नहीं है जो इलेक्टेड होके आए या नॉमिनेटेड होके आए, मतलब उस वक्त जो वहां का डायरेक्टर होगा वही वहां का ऑलरेडी मेंबर्स बन जाता है, मतलब पदेन मेंबर्स है, वो पहले से उस पद पे स्थापित है, उस कार्यकाल के लिए वो वहां के मेंबर्स बन जाते हैं। जैसे कि डायरेक्टर है जनरल हेल्थ सर्विसेज का, डायरेक्टर जनरल जनरल हेल्थ सर्विसेज का जो भी आदमी होगा उस वक्त वहां उसके मेंबर्स होंगे उस एक कार्यकाल में। दूसरा एक्स ऑफिशियो में मेंबर्स है डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का, सीडीएल का दूसरा मेंबर्स होता है। थर्ड होता है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ये भी मेंबर्स होते हैं। अगर ये बदल जाते हैं तो वो आदमी भी बदल जाता है, मतलब वो पद है, उस पद पे जो भी, अगर हम उस पद पे हैं तो हम ही वहां पे मेंबर्स बनेंगे, अगर आप हैं उस पद पे तो आप मेंबर्स बनेंगे, मतलब वो पद वहां पे मेंबर्स के लिए है। अब ये जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है, इसको अंडर सी शेड्यूल स्केड्यूल सी के अंतर्गत इसको एक खास फायदा मिला रहता है कि ये क्या कर सकता है, अगर इनके पास तो और भी बहुत सारे काम है, तो ये क्या है कि अपने लिए कोई तो हमने इससे पहले पढ़ा है कि इसमें इलेक्टेड मेंबर्स है, नॉमिनेटेड मेंबर्स है, थर्ड वन इज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो इसमें जो मेंबर्स हैं उसके पास एक खास तरह का किफायती चीज है कि वो कोई भी आदमी को ऑथराइज कर सकता है, कोई भी आदमी को ऑथराइज कर सकता है मीटिंग के लिए, वो रिटन में ऑथराइज लेटर दे देगा और वो आदमी उसकी जगह पे जाके मीटिंग में बैठ सकता है। तो एक खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका जो कंपोजिशन है, कितने मेंबर्स है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बीसीआई के मेंबर्स कितना है या स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स कितने होते हैं। तो दोनों में 3 तरह के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो। अब हम जब फंक्शंस की बात करते हैं कि मेन फंक्शंस क्या है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, तो सबसे पहले कि एजुकेशन रेगुलेशंस में काम करती है। एक मिनिमम स्टैंडर्ड फार्मेसी के लिए क्या होना चाहिए, क्या एजुकेशन होना चाहिए, ये तय करती है। उसके बाद एजुकेशन सारे इंस्टीट्यूट्स में अप्रूव्ड हो, ये तय करती है। उसके बाद हमारा जो एजुकेशन स्टैंडर्ड हो, सिर्फ बनाना इसका काम नहीं है, ये भी देखना इसका काम है कि पूरे देश में सेम
जैसा एजुकेशन स्टैंडर्ड चल रहा है या नहीं चल रहा है। हमारे फार्मेसी इंस्टीट्यूट आप लोग सभी पढ़ते होंगे, तो आप लोग हमेशा देखे होंगे कि हमेशा साल में एक बार आपके इंस्टीट्यूट का फार्मेसी पीसीआई के द्वारा इंस्पेक्टर्स आते हैं, इंस्पेक्शन होता है। तो वहां पे वो देखते हैं कि आपके यहाँ सारे चीज है या नहीं है, तो आपके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। तो डिप्लोमा कॉलेजेस हैं तो इतने सामान होने चाहिए कॉलेजेस में, तो वो आके वेरीफाई करते हैं कि हाँ इतना इतना सामान है, ये सब ग्लासवेयर है कि नहीं, इतने केमिकल्स हैं या नहीं, इतने बुक्स नहीं आए या नहीं आए, ये सारे चीज सारे प्रोटोकॉल वो चेक करते हैं। तो हमेशा हर एक फार्मेसी इंस्टीट्यूट का इंस्पेक्शन करना, आपकी एग्जामिनेशन कमेटी क्या है, कोर्स स्टडी क्या है, ये सभी को जांच करके जाती है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशंस उसमें अप्रूव्ड नहीं पाती है, अगर वो स्टैंडर्ड्स नहीं ला पाई है, तो पीसीआई के पास ये पावर है कि उसके अप्रूवल्स को वो विड्रॉ कर सकती है, उसको बर्खास्त कर सकती है। उसके बाद सभी में एक रजिस्ट्रेशन के लिए कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये आप जानते हैं कि डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस स्पेशल प्रोविजंस क्या है, तो उस पे मद्देनजर देखते हुए भी कानून बनाना पीसीआई का काम है। उसके अलावा सेंट्रल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मेंटेन करना, उसको कंपाइल करना भी काम फार्मासिस्ट का है। सेंट्रल रजिस्टर क्या है, फर्स्ट रजिस्टर क्या है, सब्सिक्वेंट रजिस्टर क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये तो मेंबर्स की बात हो गई। अब इसमें कोई ना कोई प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होगा। सेंट्रल काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल एक ही है, बस दो अलग अलग वर्ड है। सेंट्रल काउंसिल भी पीसीआई को बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो अब ये जो प्रेसिडेंट है और या वाइस प्रेसिडेंट है, ये जो है इसके एक्सिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं। तो ये जो है, ये लोग भी एक और चीज बता दें कि ये जो भी मेंबर्स बनते हैं इलेक्टेड नॉमिनेटेड एक्स ऑफिशियो, या 5-5 साल के लिए गठन होता है पीसीआई मेंबर्स का। तो अब 5 साल के लिए गठन हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो प्रेसिडेंट है वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी 5 साल के लिए ही इलेक्टेड होते हैं। 5 साल तक के लिए ही वहां के ऑफिस में के लिए ये रहते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि हाँ, ये एक और चीज अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है कि एक बार प्रेसिडेंट बन गए तो दोबारा से नहीं बन सकते। जैसे आप लोग गांव सब में देखते हैं कि चुनाव होता है गांव में, मुखिया का, सरपंच का, तो एक बार जीत गए, 5 साल तक काम किया, फिर से री इलेक्शंस में जीत गए तो फिर से काम करेंगे। तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है, प्रेसिडेंट रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, चाहे मेंबर्स की बात करें, तो 5 साल तक वो एक इलेक्शन से रह सकते हैं। उसके अलावा अगर फिर से जीतते हैं तो दोबारा कार्यकाल के लिए भी वो रह सकते हैं। उसके बाद क्या है कि इलेक्शंस जो भी होता है प्रिस्क्राइब्ड मैनर्स में होता है। इसका जो भी इलेक्शंस है, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर्स का रहे या प्रेसिडेंट का रहे या वाइस प्रेसिडेंट का रहे, अगर इसमें कोई भी डिस्प्यूट होता है, पीसीआई में कोई भी झगड़ा हुआ, कोई भी विवाद हुआ, तो इसका डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उनका ही डिसीजन फाइनल माना जाता है। अब आया कि ऑफिस कितना दिन तक कौन रह सकता है, इलेक्टेड मेंबर्स चाहे जो भी। तो अब ये जो मेंबर्स हैं, अगर बीच में मान लीजिए किसी को रिजाइन देना है तो क्या होगा। तो ये जो मेंबर्स हैं, ये क्या है कि 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। उसके अलावा ये जो मेंबर्स हैं कभी भी जब चाहे खुद को रिजाइन कर सकते हैं, अपना रिजाइनेशन लेटर प्रेसिडेंट को देंगे। अगर मान लीजिए कि उसी वक्त किसी ने रिजाइन दिया, 5 साल का कार्यकाल है, 3 साल में किसी ने रिजाइन कर दिया, तो अब वो 2 साल के लिए उसका सीट वैकेंट हो गया, तो उस 2 साल के लिए सिर्फ उस एक प्लेस में जो लोग आएंगे तो उनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल के लिए होगा, ऐसा नहीं कि फिर से होगा। तो वो जो वैकेंसी है उसको फ्रेश नॉमिनेशन या इलेक्शंस के द्वारा भरा जाता है। तो अब वो जो आदमी का वैकेंसी है वो 5 साल के लिए नहीं होता, वो सिर्फ उसी कार्यकाल के होता है। अगर वो आदमी 3 साल में छोड़ा तो 2 साल जो बचा सिर्फ उतने दिन के लिए ही वो उस पद पे रहता है। कोई भी मेंबर्स जो सेंट्रल काउंसिल का है वो फिर से नॉमिनेशंस में आ सकता है, फिर से इलेक्शंस में आ सकता है, मतलब एक आदमी फिर से खड़े हो सकता है इलेक्शंस में। उसके बाद एक्सिक्यूटिव मेंबर्स है, तो प्रेसिडेंट इसके चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट मैंने पहले ही बताया कि ये सब इसके एक्सिक्यूटिव मेंबर्स हैं। उसके बाद हमारा जो पावर्स क्या क्या है सेंट्रल काउंसिल्स का, तो सेंट्रल काउंसिल्स क्या कर सकता है कि
अब वो अपने अंदर में क्या-क्या काम करता है, तो उसके उस वो अपने रूल्स, नया रेगुलेशंस, नया प्रोसीजर्स क्या हो सकता है, कितने अलाउंस पेएबल है, कितने पैसे मिलेंगे मेंबर्स को या अदर कमिटी को या नॉमिनेटेड मेंबर्स को कितने पैसे मिलेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स को कितने पैसे मिलेंगे, ये सारे का ब्यौरा रखना या उसको कितना मिलना चाहिए, ये डिसीजन सेंट्रल काउंसिल का रहता है। उसके अलावा उसका ऑडिटिंग करना, कितने मीटिंग्स ऑफ मिनट्स हुए हैं, कितने फंक्शंस फिक्स करना है, क्या-क्या पावर है, किसको क्या पावर मिलना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट को क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, क्या-क्या ड्यूटीज होना चाहिए, ये सारा तय करती है फार्मेसी काउंसिल के जितने भी मेंबर्स है वो सारे। उसके बाद अपने मेंबर्स के अंतर्गत कुछ जनरल्स मीटिंग करना हो, क्या करना हो, ये सारे चीज का तय करना सेंट्रल काउंसिल्स के पावर के अंतर्गत आता है। उसके बाद कितने मिनट्स हुए, जितने भी मिनट्स होते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग आपके कॉलेज में भी जितने भी मिनट्स होते हैं वो एक डायरी मेंटेन होता है, तो सेम टाइप्स का चीज सेंट्रल काउंसिल के साथ भी होता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे एजुकेशन रेवोल्यूशन है, पीसीआई, सेंट्रल रजिस्टर है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे।